हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स रैंकर्स पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज़ में कुछ ये बेसिक सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स को हम समझेंगे। इन सिग्नल्स के साथ साथ इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो समझेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट उन लोग के लिए है जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अभी ट्रांसफॉर्म थ्योरी नहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं रहता है उनको, या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग, जिनके कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट होता है प्रोसेस कंट्रोल के नाम से या जो भी नेम से होता है, लेकिन आपने सिग्नल सिस्टम्स नहीं पढ़ा होता है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बाकी जो जैसे मैंने बात किया अभी केमिकल इंजीनियरिंग, उनको इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपको इन सिग्नल्स का बेसिक सिग्निफिकेंस और इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और जो भी कंट्रोल्स के रिलेटेड जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम इसी लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं 1, 2, 3 जितने लेक्चर्स में ये चीज़ कवर कर पाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसमें सबसे पहले यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इसके अलावा हम स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल्स को भी समझेंगे, इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी समझने वाले हैं। अभी स्टार्ट करें हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अच्छा देखिएगा, यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो होता है, अच्छा यूनिट इम्पल्स सिग्नल से पहले मैं सेकंड वाला सिग्नल जो है स्टेप सिग्नल, पहले उसको कवर करता हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाना इजी हो जाएगा अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल को पहले कवर कर लें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। चलिए देखिए, यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है यूटी से रिप्रेजेंट होता है इन जनरल। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन को कोई और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन सब लोग एक ही तरीके से सिंक्रोनाइज्ड रहें, समझ सकें। आपके रिप्रेजेंटेशन को मैं समझ सकूं, मेरे रिप्रेजेंटेशन को आप समझ सकें, हम दोनों के रिप्रेजेंटेशन को कोई तीसरा बंदा समझ सके, इसलिए यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट स्टेप सिग्नल को। डिफाइन ये ऐसा कुछ होता है, टाइम का फंक्शन है, ये समझ में आता है। टाइम का फंक्शन है जब टाइम की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया नेगेटिव टाइम, देन इट इज 0। एंड व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आप कह सकते हो पॉजिटिव टाइम पर, देन वैल्यू इज आई डोंट नो। समझेंगे क्या वैल्यू होता है, समझना है एक बार। ये कुछ ऐसा होता है, अगर मैं टाइम के साथ इसको ड्रॉ करूं, देखिएगा टाइम का फंक्शन है, टाइम के वैल्यू नेगेटिव्स पर तो ये वैल्यू है 0। नाम है इसका स्टेप। स्टेप मतलब जैसे सीढ़ी होती है, ठीक है, तो ये स्टेप होगी और स्टेप की साइज भी कितनी होगी, यूनिट मींस 1। तो यहां एक स्टेप आ रही होगी 1 की साइज के साथ। तो आप बोलोगे इसका साइज अगर 1 है तो 1 वैल्यू मींस 0 से पहले ये 0 वैल्यू था, 0 पर एक स्टेप आई और उसके बाद ये स्टेप, इस स्टेप पर हम चले गए 1 वैल्यू पर, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका मतलब आप कह सकते हो टाइम पॉजिटिव पर मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, इट इज वैल्यू हैविंग 1। ठीक है, ये क्लियर हुई है बात। अगर कोई सिंपल स्टेप सिग्नल बोले तो स्टेप सिग्नल में जरूरी नहीं है कि इस स्टेप की जो हाइट है वो यूनिट हो, यूनिट की बजाय कुछ और भी हो सकती है। जैसे अगर कोई सिग्नल ऐसा है कि जिसका वैल्यू इसके बाद जो वैल्यू बन रहा है वो इट इज नॉट इक्वल टू 1 बट इट इज इक्वल टू 5, तो आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे करेंगे, व्हेन t इज लेस देन 0 देन वैल्यू इज 0, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन वैल्यू इज 5। इसी का 5 मल्टीपल हो गया क्या, नहीं देखना है। जब 0 है तो 0 का 5 मल्टीपल तो 0 बनेगा, लेकिन जब 1 है तो 1 का 5 मल्टीपल 5 बन रहा है, तो इसको आप बोलोगे ut नहीं बल्कि ut का 5 मल्टीपल 5 ऑफ ut। समझ में आता होगा बात। अब अगर कोई बोले माइनस ut, तो इसका मतलब जो ये ut सिग्नल होता था इसी का -1 मल्टीपल हो जाएगा। सो व्हेन t इज लेस देन 0 वैल्यू इज 0, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू इज -1। ओके, आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से समझ में आएगा। टाइम पॉजिटिव्स पर वैल्यू होगी -1 एंड अदरवाइज इट इज 0। अगर ऐसे कोई बोले -2 ut तो वैल्यू -2 के साथ हो जाएगी। इतना बात समझ में आता है। अब हमें जो समझना है, हमारा फोकस जो है वो है कि इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सारे सिग्नल्स का हमें पता होना चाहिए। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो समझने से पहले मैं आपको डायरेक्ट बात बोल करके रटा भी सकता हूँ कि रट लो, इसको क्रैम कर लो, ठीक है, बहुत यूज में आता है, याद में हो भी जाएगा। आप यूज लोगे इतनी बार तो अपने आप याद हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक बात समझते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कैसे करते हैं।
अगर कोई सिग्नल xt सिग्नल है, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम डोमेन में है, इसका मतलब अगर हमें इसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिख रहा होगा ये सिग्नल, जैसे मैं बोलूँ ना एक सिग्नल है xt इक्वल टू 2 cos 2 पाई इंटू 10⁻³ तो टाइम की फॉर्म में है सिग्नल, लेकिन फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज ए साइनोसॉइडल सिग्नल। भाई कॉस या साइन हो तो साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर रेडियन पर सेकंड में बोलें तो ओमेगा जो होता है वही होता है ना रेडियन पर सेकंड, 2 पाई इंटू 10⁻³ आपको पता होगा ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी इस फॉर्म में होता है। सो ओमेगा मीन्स 2 पाई इंटू 10⁻³ बट यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकंड। लेकिन अगर इसी को हर्ट्ज में बोले आप तो ओमेगा में डिवाइड बाय 2 पाई कर दोगे तो 10⁻³ हर्ट्ज मीन्स 1 किलो हर्ट्ज, ऐसा बोल सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी एफ की फॉर्म में बोल दोगे इसको, एफ इज 1 किलो। हम मैंने ये जो सिग्नल टाइम डोमेन में था इसको एफ की फॉर्म में समझा ना, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में समझा, तो हर टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक टेक्निक है टू ट्रांसफॉर्म ए सिग्नल इन टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम कह रहे हैं तो जो सिग्नल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल एक्स ऑफ एस। स्मॉल एक्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो बनेगा दैट इज कैपिटल एक्स, टाइम डोमेन में था तो टी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा फूरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है एक्स ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में, एक जेड ट्रांसफॉर्म भी होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एक्स ऑफ जेड की फॉर्म में, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना, अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक्स एस एक्स टी से फाइंड कैसे करते हैं वो समझिएगा। अगर एक्स एस हमें फाइंड करना है एक्स टी से तो ये ऐसे डिफाइन होता है एक्स टी मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻ dt। टाइम का फंक्शन है ना दोनों, एक्स टी के साथ e⁻⁻ मल्टीप्लाई हुआ टाइम का फंक्शन है। टाइम की लिमिट -∞ टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप जब किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके टी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, आप इसकी टी की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो फिर टी थोड़ी नजर आएगा, टी गायब हो जाएगा, बट ये एस तो नजर आएगा ना। तो ये अपने आप से एक्स एस की डोमेन में मीन्स एस की फॉर्म में ये रिजल्ट बन करके आ जाएगा। उसी को हम बोलेंगे इस एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जिस एक्स टी को मल्टीप्लाई करना है ना हमने e⁻⁻ से, उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। अगर ये सिग्नल कुछ और चेंज हो गया तो आप e⁻⁻ के साथ कुछ और मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन करके आ जाएगा। अभी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखना है यूनिट स्टेप सिग्नल का। तो मैं यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको u ऑफ एस कह दे रहा हूं, मान लो यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब u ऑफ एस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या हमें इंटीग्रेशन करना होता है -∞ टू इनफाइनाइट। किसका करना होता है, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है उसको e⁻⁻ से मल्टीपल करके देन इसका इंटीग्रेशन करना होता है। आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो उससे पहले आपको ut का मतलब पता है। आप -∞ से लेकर के -∞ से लेके 0 तक के टाइम की बात करें, -∞ से लेके 0 तक के टाइम की बात करें देन ut हैविंग वैल्यू 0। तो मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहा हूँ। फॉर नेगेटिव टाइम मीन्स -∞ टू 0 ut इज 0, 0 इंटू e⁻⁻ एंड फॉर 0 टू इनफाइनाइट इट इज 1। ut का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 इंटू e⁻⁻ मीन्स e⁻⁻ dt। सिंपल। अब आप 0 का इंटीग्रेशन तो करोगे चाहे किसी भी लिमिट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बनेगा। भाई 0 बन गया ना मल्टीपल में। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे देन इट विल बिकम e⁻⁻ टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये -s डिवाइड में हो जाएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है 0 टू इनफाइनाइट। e⁻∞ एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर e⁻- की फॉर्म में हो, जैसे मैं e⁻x की बात करूं तो डिक्रीजिंग होता है। x की वैल्यू बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो डिक्रीज होते 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 0 वैल्यू पर पहुंच जाता है। तो e⁻∞ जब बनेगा, x जब इनफाइनाइट बनेगा, e⁻∞ बनेगा, वैल्यू इज 0, 0 माइनस e⁻0 इज 1 डिवाइड बाय -(s). -1 डिवाइड बाय -(s) मीन्स 1/s। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, हमें माइंड में रखना है जब तक हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए होते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स की यूनिट पढ़ लिया अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली, ट्रांसफॉर्म थ्योरी वाली, तो फिर कोई बात नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा भी। लेकिन आपने पढ़ लिया फिर भी याद नहीं आ रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, आप ये माइंड में अब रखिएगा कि xt सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं फाइंड करना हो देन इट इज दिस।
ये हमने यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा नजर आएगा ये समझ लिया। यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ कुछ मल्टीपल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा ये हमने समझ लिया। अगर यूनिट स्टेप सिग्नल यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है तो एक चीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है, अगर xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म xs है तो xt के कुछ मल्टीपल के मल्टीपल कुछ कर दे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो सेम xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सा xs उसके साथ भी ये सेम के मल्टीपल आ जाएगा। तो अगर कोई ut की बजाय 5 ऑफ ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे आपसे, या आपको कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल में क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ सकती है, 5 ऑफ ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो ut का तो 1/s था, मल्टीपल में 5 आ जाएगा तो 5/s हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल समझेंगे। पहले मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल कवर किया, यूनिट इम्पल्स से थोड़ा सा रिलेट होगा यूनिट स्टेप, इसलिए डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यूनिट इम्पल्स सिग्नल समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल को यूट से रिप्रेजेंट करते थे, इसको डेल ऑफ टी का फंक्शन है तो डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन ऐसे होता है व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 या 1.5 0.5, मतलब जरूरी नहीं है 1 2 3 4 हो, बीच में नॉन इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन सब पर वैल्यू होता है इसका 0। एंड व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो कुछ लोगों का होता है कि 1 बोलते हैं, कुछ और कुछ बोलते हैं, अभी इस बारे में बात नहीं करने वाले, थोड़ी देर में समझता है कि t 0 पर क्या होगा। 0 के अलावा बाकी सब जगह पर तो 0 होता है, 0 पर क्या होता है वो समझने के लिए एक बार इधर आइएगा थोड़ा सा। मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, चलिए मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, ये रहा रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ विड्थ है और कुछ इसकी हाइट है, और ये t स्केल में बनाया हुआ है मैंने, t स्केल में t इक्वल टू 0 के सिमेट्रिक है अगल बगल में। अगर मैं कहूं इसका एरिया क्या होगा, सो एरिया मींस ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया हाइट इनटू विड्थ इनटू बी, ठीक है। मैंने हाइट और विड्थ ऐसा लिया है कि ये टोटल एरिया 1 है, मैंने जिस रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा हूं ना वो 1 है, ठीक है। अब ऐसा मत कहना नाप के बताइए 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में जो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल ऐसा रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूँ जिसका एरिया 1 है। अगर मैं इसका विड्थ जो है वो a से थोड़ा कम कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, अब जो नया रेक्टेंगल बन रहा है ब्लू कलर में नजर आ रहा है, उसका एरिया 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। अरे यार कॉमन सेंस वाली बात, 1 से कम होगा ना, 1 से कम होगा। अगर मुझे फिर भी एरिया 1 ही करना है तो मुझे अब इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ को कम कर दिया, अगर मैंने a को कम कर दिया मल्टीप्लीकेशन होगा, एरिया तो हाइट इनटू विड्थ, अगर मैंने विड्थ को कम कर दिया मल्टीप्लीकेशन 1 ही रखना है तो मुझे हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, हाइट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा मुझे, हाइट बढ़ा के मान लो इतने पर ये 1 हो गया है, चलिए ये भी 1 का है। मैं विड्थ को थोड़ा और कम कर देता हूँ, चलिए मैं विड्थ को और कम कर दिया मैंने। अब जो नया रेक्टेंगल बन रहा है ब्लैक कलर में नजर आ रहा होगा आपको, इसका एरिया तो 1 नहीं होगा, अब इसका एरिया 1 से कम हो जाएगा, मुझे एरिया अभी भी 1 रखना है तो मुझे हाइट को और बढ़ाना पड़ेगा। ये नया अब जो हाइट बढ़ाया उसके बाद जो नया रेक्टेंगल बन रहा है इसका भी एरिया 1 है। यहाँ पे 3 रेक्टेंगल नजर आ रहे होंगे, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। रेड कलर वाले की हाइट और विड्थ ए और बी थी, उसका एरिया 1 था। मैंने ब्लू और ब्लैक की हाइट और विड्थ कितनी है वो नहीं बताया, लेकिन थोड़ी कम कर दिया तो हाइट बढ़ाया, विड्थ थोड़ी और कम कर दिया तो हाइट और बढ़ाया। अब मैं विड्थ को और कम कर देता हूं, अब ये थोड़ा पतला सा रेक्टेंगल रह गया है, थिन रेक्टेंगल, इसका एरिया 1 थोड़ी होगा। अब भाई ब्लैक वाले का 1 था, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर इसका एरिया 1 से काफी कम हो गया होगा, मुझे अगर 1 करना है तो इसकी हाइट को और बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा सा फेयर में समझ लीजिएगा। इस नए रेक्टेंगल का एरिया है 1। अगर मैं ऐसे ही विड्थ को और कम करता जाऊंगा तो जैसे फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे जा रहे थे हम, तो हाइट और बढ़ती जाएगी। अगर मैं विड्थ को कम करते करते बहुत कम 10 to 0 कर दूंगा तो मुझे हाइट को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा 10 to इनफाइनाइट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इम्पल्स सिग्नल, साथ में यूनिट भी आ रहा है। अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज रेक्टेंगल, जैसा ये रेक्टेंगल्स की बात करें हम ना, ऐसा ही रेक्टेंगल है, और वो 0 के अराउंड ही होता है, 0 के अगल बगल में सिमेट्रिक ही होता है, और एरिया उसका भी 1 होता है।
बट ना वो रेड कलर वाला है, ना ब्लू वाला है, ना ब्लैक वाला है, ना ग्रीन वाला है, बल्कि वो ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका विड्थ विल बी वेरी स्मॉल, विल बी टेंस टू 0, सो हाइट मस्ट बी टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि एरिया आपको 1 करना है। एरिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एरिया इज 1। सो व्हाट इज यूनिट इंपल्स सिग्नल? आप डेफिनेशन लिख सकते हो, यूनिट इंपल्स सिग्नल इज ए रेक्टेंगल अराउंड द ऑरिजिन विद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 एंड width of rectangle tends to 0, so height tends to infinite। अगर नहीं लिख पाए एक बार रिवाइंड करके थोड़ी सी स्पीड कम करके वीडियो की, ठीक है, 0.5 मोड में करके इसको वापस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो चलिए, हमें समझ में तो आ गया क्या है इम्पल्स सिग्नल। अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा नजर आएगा? ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नजर आएगा। मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका विड्थ 0 हो। अगर विड्थ 0 है तो इस तरफ थोड़ा दिखेगा क्या? नहीं। अगर इस तरफ थोड़ा सा भी दिखा दिया मैंने ऐसे, फिर तो विड्थ दिख गई ना, तो विड्थ 0 है, मतलब इस तरफ भी नहीं दिखना चाहिए, उस तरफ भी नहीं दिखना चाहिए, जस्ट 0 पर होगा। और हाइट इनफाइनाइट, हाइट इनफाइनाइट है, इसका मतलब यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, बल्कि चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? आसमान को भी चीर देना है। आसमान भी खत्म हो जाएगा तब भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हाइट इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो ये खत्म ही नहीं हो सकता, तो मैंने एक बार आपको इंपल्स सिग्नल बनाना स्टार्ट किया, आपको समझाने के लिए, तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं शो कर पाऊंगा। इसलिए फिर इस चीज से बचने के लिए रिप्रेजेंटेशन में मैं ऐसे शो कर देता हूं। चलिए मैं शो कर रहा हूं इसको, मैं ऐसे शो कर देता हूं, ये रहा रेक्टेंगल एरो। एरो का मतलब ये आगे इनफाइनाइट तक जाना है। समझ में आई बात है? ठीक है। अब ये एरो किस हाइट तक रिप्रेजेंट करना है वो बात नहीं कर रहा मैं अभी, थोड़ी देर में हो सकता है इसको भी समझने वाली बात आ जाए। मुझे एरो शो कर देना है, ये हमें शो कर देगा कि ये इनफाइनाइट तक जाना है हमें। ये इंपल्स सिग्नल है, और ये इंपल्स सिग्नल कैसा इंपल्स सिग्नल है? जो कि एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ टेंस टू 0, हाइट टेंस टू इनफाइनाइट, और एरिया क्या है? एरिया इसका क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरिया कितना है इसका? 1 है। जो एरिया है वही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। यूनिट क्या बता रहा है हमें? एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को यहां रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपको समझ में आएगा, जब t 0 नहीं है, मींस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वैल्यू 0, व्हेन t 0 है तो वैल्यू क्या है? ये हाइट मत बोल देना, हमें समझ में तो है ना एरो, ये कितना है? इनफाइनाइट है। कुछ लोग इसको 1 समझ लेते हैं, वो गलत हो जाती है बात, इनफाइनाइट है वैल्यू इसकी। समझ में आया होगा बात है? ये हमने यूनिट इंपल्स सिग्नल को समझा। अब देखिएगा एक बार, अगर मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल टी की बजाय 2 ऑफ डेल टी को समझना चाहूं तो मुझे क्या करना है? बस डेल टी को 2 से मल्टीपल कर देना है। व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0, डेल टी वाज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज आल्सो 0। व्हेन t इज इक्वल टू 0, डेल टी वाज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय 2 इज आल्सो इनफाइनाइट। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो डेल टी एंड 2 डेल टी का सेम रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इंपल्स सिग्नल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना था तो ये दुगना कर देना था। अब इनफाइनाइट का दुगना तो इनफाइनाइट ही होता है, कैसे शो करूं फिर मैं? ठीक है, तो अब इसको एक बार वैसे समझते हैं। जो इंपल्स सिग्नल था, ये यूनिट इंपल्स सिग्नल, इसको मैं थोड़ा सा देख करके और बना रहा हूं। एक बार आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया कि ये ऐसे था, ये इंपल्स सिग्नल था, जिसकी ये विड्थ जो बनाई है मैंने, ये कितनी है? 0 है। जिसकी ये हाइट जो बनाई है मैंने, ये कितनी है? ये 1 है। इसका एरिया कितना है? सॉरी 1 नहीं, इनफाइनाइट। एरिया जो है दैट इज 1, एरिया इज 1। ठीक है, ये जो बनाया मैंने ब्लू कलर में दैट इज डेल टी। अब मुझे बनाने की जरूरत पड़ती है 2 डेल टी, तो मुझे इसको दुगना कर देना चाहिए। इसका दुगना करोगे अगर आप तो समझ सकते हो कि जब 0 है तो वैल्यू 0 का दुगना है, डबल इज 0, बट b का डबल इज 2b। ये ऐसा नजर आएगा। जब ऐसा नजर आएगा तो आप कह सकते हो विड्थ इज 0। नए वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं जो रेड कलर में नजर आ रहा है, विड्थ इज 0 जैसे इसकी थी, हाइट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डबल इज इनफाइनाइट। लेकिन एरिया, एरिया इज 2। इसका एरिया क्या हो गया है? 2 हो गया है। दोनों में फर्क क्या समझ में आया? जो डेल टी सिग्नल था उसका एरिया 1 था, जो 2 डेल टी सिग्नल है उसका एरिया 2 है। दोनों आप अगर समझ में आए तो दोनों में डिफरेंस ये समझ में आया। चलिए डिफरेंस हम माइंड में तो रखते हैं, लेकिन अगले बंदे को कैसे समझ में आएगा? अगर अगले बंदे को हम साथ में समझाने जाएं तो बोल देंगे कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे बनता है, देखो डबल एरिया का बनता है। लेकिन हम उसके साथ जाते नहीं, हम तो पेपर में लिख करके उसको खत लिख करके भेजते हैं कि वो आपके कोड को समझ जाए कि आप 2 डेल टी की बात करो या डेल टी की बात करो। तो आप ऐसे लिखोगे तो डेल टी समझेगा, ऐसे लिखोगे तो भी डेल टी समझ सकता है, उसको सेम ही तो है। या उसको भी 2 डेल टी समझ सकता है बाय मिस्टेक, या 2 की बजाय अगर यहाँ 5 डेल टी होता तो भी सेम समझ में आता।
बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम रिप्रेजेंटेशन में अगर डायग्रामेटिकली ऐसे नहीं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एरो भी इनफाइनाइट तक, ये एरो का भी मतलब इनफाइनाइट तक है। तो हम फिर फर्क क्या करते हैं, इस केस में जो एरो है उसको 1 की हाइट तक लेकर के जाएंगे। यहां पे 1 वैल्यू नहीं है, जो मिस्टेक कर देते हैं वो ये हो जाती है, 1 वैल्यू नहीं है बल्कि 1 इज द एरिया, और यहां पर इसको 2 की हाइट तक ले जाओगे तो इसका मतलब एरिया इज 2, वैल्यू इज नॉट 2, वैल्यू इज इनफाइनाइट बट एरिया इज 2, दोनों में फर्क ही होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो कोई अगर कहे 5 डेल टी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? फिर आप समझ सकते हो ये 5 मल्टीपल होगा, जब 5 मल्टीपल होगा तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एरिया 5 हो जाएगा फिर। और आपको क्या समझ में आया, आपको फिर एक रेक्टेंगल इंपल्स शो करना है, मींस एरो शो करना है, कितनी हाइट तक ले जाके शो करेंगे? फिर आप 5 हाइट तक ले जाके शो करेंगे। मींस जो डेल टी होता है उसका जो कॉफिशिएंट होता है, यहाँ डेल टी का कॉफिशिएंट इज कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1, तो आप बोलोगे ये जो डेल टी का कॉफिशिएंट है दैट इज एरिया ऑफ दैट इंपल्स सिग्नल। अगर ये 1 है तो उसको यूनिट इंपल्स बोलेंगे, और ये डेल टी के साथ में 1 की बजाय कुछ और है तो इसको जनरल इंपल्स तो इसको भी बोलेंगे, बट ये यूनिट इंपल्स नहीं होगा। इंपल्स भी है बट ये यूनिट इंपल्स नहीं है। ऐसे अगर कोई कहे माइनस डेल टी को रिप्रेजेंट करिए तो आप बोलोगे कि फिर ये डेल टी नेगेटिव के साथ आ गया है, मतलब -1 तक लेके जाओगे। आपको समझ में आया ना? जब ये 1 डेल टी था तो 1 की हाइट तक था, 2 डेल टी था तो 2 तक की हाइट तक था, 5 डेल टी था तो 5 की हाइट तक था, बट वैल्यू 5 नहीं है, वैल्यू तो इनफाइनाइट है क्योंकि एरो है। वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं है, वैल्यू तो इनफाइनाइट ही है बट नेगेटिव इनफाइनाइट है। इस केस में फर्क ही हो जाएगा। आप समझ भी सकते हो ना, माइनस डेल टी का मतलब हो जाएगा जो ओरिजिनल में डेल टी सिग्नल था उसको -1 से मल्टीपल करना। सो व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0 डेल टी वाज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, व्हेन टी इज इक्वल टू डेल टी वाज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय -1 इज माइनस इनफाइनाइट, इसलिए नेगेटिव इनफाइनाइट की साइड में जाएगा बट -1 की हाइट था। अब आप बोलोगे अभी तक तो हमें समझ में आया कि जो कॉफिशिएंट है दैट इज एरिया, कॉफिशिएंट इज -1 एरिया। कभी ऐसा होता है क्या -1 एरिया कि मैंने एक फ्लैट खरीदा है -220 स्क्वायर मीटर का, होता है क्या कभी नेगेटिव एरिया? नहीं होता। तो ये नेगेटिव एरिया का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ी मैथमेटिक्स पता होगी कि कोई फंक्शन है, अगर ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, अगर इस फंक्शन का आप a से लेके और b तक इंटीग्रेशन करते हैं, a टू b fx dx करते हैं, तो वो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, ये जो भी fx का कर्व बन रहा था उसका एरिया अंडर द कर्व होता है। ये वैल्यू जो बन के आती है एरिया अंडर कर्व बन करके आती है। लेकिन अगर यही फंक्शन ऐसा होता तो आप a से b तक अगर इंटीग्रेशन करते, ये था a पॉइंट, ये था b पॉइंट, a से b तक, तो एरिया अंडर द कर्व बात करते तो अंडर में तो चलते जाओ, फिर इसकी बजाय एरिया अंडर द कर्व की जगह अबव द कर्व बात करनी होगी। मैथमेटिक्स ये बोलती है कि f of x dx fx dx फ्रॉम a टू b dx इज एरिया अंडर द कर्व, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना पड़ रहा है, मैथमेटिक्स के उल्टे साइड में जाना पड़ रहा है, इसलिए ये एरिया नेगेटिव एरिया ऐसा कहोगे। एक्चुअल में एरिया नेगेटिव नहीं होता, बस नेगेटिव एरिया का मतलब हो जाता है एरिया अंडर द कर्व ना होके एरिया अबव द कर्व होना। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो होता है वो शो कर रहा होता है इसका अपोजिट, अंडर की जगह अबव होना। तो यहाँ पर भी जो रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा अगर शो करना चाहूँ तो ये रेक्टेंगल ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा। विड्थ इसकी a 0 है, हाइट इसकी b इनफाइनाइट है, एरिया इसका भी 1 है लेकिन अंडर द कर्व ना के अबव द 1 कर्व है, इसलिए -1 एरिया ऐसा बोल सकते हो आप इसको। चलिए हमें इंपल्स सिग्नल समझ में आ गया, स्टेप सिग्नल भी हमने समझा था। मेन जो फोकस है वो है अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इंपल्स सिग्नल के बीच में रिलेशनशिप्स को समझते हुए। बट आपको यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगले लेक्चर में जाने से पहले माइंड में होना चाहिए। अगर वो माइंड में होगा, वो प्रोसेस माइंड में होगी, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, फिर उसके बाद इंपल्स सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिलेट करेंगे स्टेप सिग्नल से। बाकी कैलकुलेशन का मेथड जो होता था वो आपको माइंड में रहेगा, तो कैलकुलेशन भी कर लेंगे हम, और रिलेशनशिप भी समझ करके हम स्टेप का याद रहा तो इंपल्स का भी याद रख लेंगे, और फिर उसी तरीके से हम बढ़ने वाले हैं आगे रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।